गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, साझेदारी। डीके गोयल की ये पीडीएफ है और डीके गोयल का ये फर्स्ट चैप्टर है और ये हमारे सिलेबस का भी फर्स्ट चैप्टर है। बेसिकली जो ये सीरीज़ रहेगी ये हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और हिंदी मीडियम में इसके नोट्स मिलेंगे और जो इसकी एक्सप्लेनेशन होएगी वो इसकी बाइलिंगुअल होगी। तो आपको फर्स्ट चैप्टर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर है हमारा साझेदारी का। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा साझेदारी फर्म के खाते आधारभूत सिद्धांत। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बेसिकली साझेदारी के बारे में डिटेल में बताया गया है कि साझेदारी होती क्या है और साझेदारी में कौन कौन से नियम होते हैं या फिर साझेदारी क्या होती है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है। मींस बेसिकली ये साझेदारी का एक तरह से ओवरव्यू होता है। बेसिकली इसमें हम इसके सारे अकाउंट्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं कि साझेदारी में कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, कैसे उसको हम बनाते हैं, कैसे उसकी पूरी डिटेल हमें बताई गई है कि कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, उनका क्या परफॉर्मा होता है, किस तरह से उनको बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साझेदारी होती क्या है। तो साझेदारी की जो परिभाषा है वो साझेदारी की परिभाषा दी गई है साझेदारी अधिनियम 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई थिंक सबको पता है कि साझेदारी पे कौन सा नियम या अधिनियम लागू होता है। तो साझेदारी अधिनियम 1932 और जो इसकी डेफिनेशन है वो किस एक्ट इस एक्ट की धारा 4 के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 में हमारे साझेदारी को डिफ़ाइन किया गया है कि साझेदारी होती क्या है। तो साझेदारी की जो ये डेफिनेशन है ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है, यहीं से हमें साझेदारी का पूरा मीनिंग क्लियर हो जाता है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि साझेदारी होती क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, एक लीगल बिजनेस करते हैं और उसके प्रॉफिट और लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साझेदारी। उसको हम क्या बोलेंगे। तो वो हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय होना चाहिए, और ऐसे व्यवसाय के लाभों को किसको बांटते हैं, ये ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी के द्वारा संचालित किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई लीगल बिजनेस होना चाहिए और वो बिजनेस उन सबके द्वारा भी चलाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि सभी पार्टनर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक या दो पार्टनर उसको रन ओवर कर सकता है। बाकी उसके जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होंगे वो सभी में बंटते हैं। वो बंटेंगे कैसे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस रेशो में बंटते हैं या फिर वो कैसे बांटे जाते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा आता है कि साझेदारी की जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी उसी डेफिनेशन के बेस पे हमें इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स आती हैं, विशेषताएं बोल सकते हो हम इसको, या फिर हम इसके मूल तत्व बोल सकते हैं, या फिर लक्षण हो सकते हैं कि कौन कौन से लक्षण होंगे जिसको हम साझेदारी बोलेंगे। ऐसे तो बहुत सारे पर्सन हैं जो मिलके काम करते हैं, बट साझेदारी किसको बोलेंगे जिसमें ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स होंगी, ये जो कुछ मूल लक्षण हैं या कुछ एलिमेंट्स हैं जो अगर उसके अंदर होंगे तो ही वो साझेदारी मानी जाती है। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं, उसमें से जो सबसे पहला लक्षण है वो क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति। मीन्स हमारे जो साझेदारी है, साझेदारी में जो व्यक्ति हैं दो या दो से अधिक होने चाहिए। अगर एक ही पर्सन काम कर रहा है तो वो साझेदारी ना बन के क्या बन जाता है, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बन जाती है वो, सोल प्रोप्राइटरशिप या एकाकी व्यवसाय। तो साझेदारी के लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारी स्थापित करने के लिए हमारे पास कम से कम दो व्यक्तियों का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। और जो ये दो व्यक्ति है ये अनुबंध करने के लिए योग्य होने चाहिए। तो अनुबंध करने के लिए योग्य है उसका मतलब क्या बताया गया है कि हमारा जो साझेदारी अनुबंध अधिनियम है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हो, योग्य हो। और अनुबंध करने के लिए योग्य कौन व्यक्ति माना जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें कुछ व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जिनको छोड़ के सभी व्यक्ति हमारे अनुबंध करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य होते हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो अनुबंध नहीं कर सकते या किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कंडीशन में नहीं होते। तो फर्स्ट है उसमें होता है हमारा माइनर। माइनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए माइनर को भी हम साझेदार नहीं बना सकते।
अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, जिसको कोई मेंटली जो सही नहीं है, उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है। किसी अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य घोषित व्यक्ति, किसी भी कोई एक्ट हमारा ऐसा है जिसके अंदर वो व्यक्ति ऐसे घोषित कर दिया गया है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इन 3 को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हमारे पार्टनरशिप में क्या बन सकता है, हमारा पार्टनर बन सकता है। उसके बाद है हमारे कि साझेदारों की अधिकतम संख्या। साझेदारों की अधिकतम संख्या है जो उसके लिए अलग अलग हमारे नियम बताए गए हैं कंपनी रूल 2014 के अकॉर्डिंग। कंपनी रूल 2014 के अकॉर्डिंग ये आपका मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे साझेदारों की अधिकतम संख्या कहाँ पे बताई गई है। तो साझेदारी अधिनियम में कहीं पे भी इनकी अधिकतम संख्या बताई नहीं गई है, परंतु केंद्रीय सरकार ने हमारा जो कंपनी एक्ट 2014 है उसके नियम 10 के अकॉर्डिंग, कौन सा नियम लागू होता है यहाँ पे, हमारा नियम 10 के अंतर्गत साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी बताई गई है, 50 निर्धारित की गई है। ठीक है, अगर 50 से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो वो किसके अंडर आ जाएगा, हमारा कंपनी के अंदर आ जाएगा। उसके लिए हमें कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 50 निर्धारित की गई है। तो 2 तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमारे कि साझेदारों की अधिकतम संख्या किस रूल के अकॉर्डिंग आती है, तो रूल 10 के अकॉर्डिंग। क्या साझेदारी की अधिकतम संख्या साझेदारी अधिनियम में निर्धारित की गई है या बताई गई है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या बताई नहीं गई है। ठीक है, अब आता है हमारा अवयस्क का साझेदार होना, कि क्या कोई अवयस्क जो पर्सन है, माइनर जो पर्सन है, क्या वो पार्टनर बन सकता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें कहता है कि कोई भी माइनर पर्सन जो है वो साझेदार नहीं बन सकता, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, एक्सेप्शन केस है इसका कि अवयस्क को फर्म में साझेदार नहीं बनाया जा सकता, सीधा सा तो ये होता है, परंतु उसे फर्म के लाभों में हिस्सा दिया जा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है कि कोई माइनर जो है वैसे तो वो साझेदार नहीं बन सकता, बट फिर भी अगर हम उसे साझेदार बनाते हैं तो वो सिर्फ लाभों के लिए साझेदार बनेगा। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो ही उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर फर्म को लॉस हो जाता है किसी भी कंडीशन में तो वो जो हमारा माइनर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, जो अदर वयस्क जो साझेदार हैं सिर्फ वही उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट एलिमेंट जो हम बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, और 2 व्यक्तियों में वो कैसे होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य होने चाहिए। अधिकतम संख्या कितनी बताई गई है, साझेदारी अधिनियम में कोई संख्या नहीं बताई गई, बट हमारा जो कंपनीज एक्ट 2014 है उसमें कितनी बताई गई है, 50। तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा साझेदारों के बीच ठहराव। साझेदारों के बीच ठहराव, इसमें क्या बताया गया है कि जब भी हम साझेदारी करते हैं, साझेदारी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो साझेदारी किसका परिणाम होती है, एक ठहराव का परिणाम होती है। ठहराव क्या होता है, एक तरह का हमारे बीच में एग्रीमेंट। ठीक है, ठहराव होना चाहिए, न कि कोई कानून से। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा साझेदारी है उसकी उत्पत्ति किससे होती है, ठहराव से होती है, कोई भी इसके लिए कानून नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ठहराव होना चाहिए, और ठहराव कैसा हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। आपस में अधिकार और दायित्व क्या बताता है, ये हमारे किस किस साझेदार के क्या अधिकार हैं और क्या उसके दायित्व बनते हैं। तो आपके पास यहाँ से एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है, साझेदारों के बीच साझेदारी की उत्पत्ति किससे होती है, तो ठहराव से होती है। ठहराव कैसा होना चाहिए, मौखिक और लिखित दोनों हो सकते हैं, चाहे आप उसको ओरल डिफाइन कर लो, चाहे उसको लिख के डिफाइन कर लो, कैसे भी कर सकते हो। और ये साझेदारी ठहराव से हमें क्या पता चलता है, साझेदारों के अधिकार और दायित्व। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा जो थर्ड इसके एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट में क्या आता है कि व्यवसाय की उपस्थिति और लाभ कमाने का उद्देश्य। तो यहाँ पे हमारा एक मेन पॉइंट निकल के आता है कि कोई भी साझेदारी जो है उसका निर्माण किसी व्यवसाय के लिए ही किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें अगर कोई बिजनेस करना है तो ही साझेदारी बनाते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ उपार्जन होना चाहिए। मीन्स जो व्यवसाय है, पहली बात तो हम पार्टनरशिप स्टार्ट ही व्यवसाय करने के लिए करते हैं, और दूसरा क्या है कि वो व्यवसाय कैसा होना चाहिए, लाभ के उद्देश्य से होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। मीन्स लीगल व्यवसाय हम कर सकते हैं, इनलीगल व्यवसाय में हम पार्टनर नहीं बन सकते। किसी संपत्ति के सहस्वामी होना ही साझेदारी नहीं होती। सहस्वामी का मतलब क्या है कि हमने इकट्ठे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, इट्स नॉट अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के लिए कोई ना कोई बिजनेस होना ज़रूरी होता है, और वो बिजनेस लाभ के उद्देश्य से होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए।
क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट है हमारा लाभों का बंटवारा। जो फोर्थ एलिमेंट है वो क्या है, लाभों का बंटवारा। तो इसमें क्या है कि ठहराव का उद्देश्य व्यवसाय के लाभों का बंटवारा करना होना चाहिए। तो सभी साझेदार जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस लाभ के उद्देश्य से होना चाहिए और लाभ को आपस में क्या होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। धार्मिक और दान देने संबंधी ठहराव करते हैं तो साझेदारी नहीं होगी। जैसे अगर कोई भी साझेदार धार्मिक या दान देने के लिए कोई इकट्ठे होते हैं या फिर ठहराव करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको हम साझेदारी नहीं मानेंगे। साझेदारी के लिए बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए और प्रॉफिट को आपस में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो उस व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति को लाभों में हिस्सा नहीं दिया जाता तो वह साझेदार भी नहीं कहलाएगा। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी साझेदार हानियों में भी हिस्सा लें, क्योंकि इसका एक एक्सेप्शनल अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले कि कोई माइनर अगर फर्म में पार्टनर बनता है तो माइनर सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर बनेगा। ठीक है, हम माइनर के साथ साथ कोई भी हमारे ऐसे एक या एक से अधिक हमारे साझेदार हो सकते हैं, कोई भी एक या एक से अधिक हमारे जो साझेदार हम बोल सकते हैं जिसको जो हानियों से मुक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्रीमेंट में ही होगा, बट ऐसा नहीं है कि सारे ही साझेदार ऐसे बना दें हम कि जो सारे के सारे साझेदार हैं वो हानियों में हिस्सा नहीं लेंगे बट प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है, बट वो हानियों से किसी को हम फ्री कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माइनर हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट निकल के आता है कि बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, लाभों का बंटवारा करना होना चाहिए। फिर हमारा जो फिफ्थ एलिमेंट है स्वामी और एजेंट का संबंध। जो हमारे पार्टनर हैं उनके बीच में एजेंट और स्वामी का संबंध होता है। एजेंट और स्वामी का संबंध क्या होता है कि जो एजेंट होता है, एजेंट इसलिए क्योंकि वह अपने कार्यों से अन्य साझेदार को बाध्य कर सकता है। एजेंट किसको कहते हैं हम, कि एजेंट के लिए जो भी पर्सन काम करता है, जो स्वामी के लिए जो भी पर्सन काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। तो एजेंट क्या होता है, जो भी स्वामी के लिए काम करेगा वो एजेंट उसके लिए क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है, और एजेंट जो भी काम करेगा उसके लिए हमारा ओनर या हमारा स्वामी जिम्मेदार हो जाएगा। तो जितने भी पार्टनर होते हैं सभी के सभी फर्म में साझेदार भी होते हैं और सभी के सभी फर्म में एजेंट भी होते हैं। ठीक है, एजेंट इसलिए क्योंकि वह अपने कार्यों से अन्य कार्यों को बाध्य कर सकता है और स्वामी इसलिए क्योंकि वह स्वयं के कार्यों से अन्य को क्या कर सकता है, बाध्य कर सकता है। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स आपके 1-1 मार्क्स के लिए, आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी जो साझेदार होते हैं वो एजेंट भी होते हैं और स्वामी भी होते हैं। उनके बीच में कैसा संबंध होता है, स्वामी और एजेंट का। क्लियर। नेक्स्ट हमारी जो 6 आती है इसमें एलिमेंट, 6 एलिमेंट क्या है, व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा या सभी की तरफ से कुछ साझेदारों द्वारा। अभी ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो भी व्यवसाय है, व्यवसाय में सभी साझेदार भाग ले सकते हैं। अगर सभी साझेदार भाग नहीं लेना चाहते तो वो अपनी तरफ से किसी एक या दो को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं कि वो बिज़नेस का संचालन करेंगे। ठीक है, बट जो भी काम कर रहे हैं, लाइक ए और बी दो पार्टनर हैं, ए अपना कहीं और बिजनेस कर रहा है और वो रेगुलर बिजनेस में जो हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें रेगुलरली नहीं काम कर रहा है, संचालन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट फिर भी जो बी जो भी काम करेगा उसके लिए ए क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जो 7th हमारा एलिमेंट आता है, 7th एलिमेंट में क्या है हमारा, पृथक अस्तित्व नहीं। पृथक मीन्स इसका जो सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है वो नहीं होती है बिजनेस की। कहने का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस में कुछ भी हो जाता है तो हम ये देखेंगे कि बिजनेस को नहीं देखेंगे, हम उसके पार्टनर्स को देखेंगे। ठीक है, तो साझेदारी फर्म का अस्तित्व उसके सदस्यों के अस्तित्व से अलग नहीं होता। साझेदार और बिजनेस को सेम ही माना जाता है। फर्म के साथ किए गए सभी ठहराव प्रत्येक साझेदार को अलग से और संयुक्त रूप से क्या कर सकते हैं, जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो उसके लिए जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, तो वो साझेदार जो थर्ड पर्सन है वो प्रत्येक साझेदार को अलग से भी और प्रत्येक साझेदार को संयुक्त कंबाइन रूप से भी क्या कर सकता है, रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या डेफिनेशन निकल के आती है कि जो साझेदारी होता है उसका कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, साझेदार और फर्म को एक ही व्यक्ति माना जाता है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हमने 7 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स या 7 एलिमेंट्स को स्टडी किया। उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट था वो क्या था हमारा,
2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। सेकंड क्या था हमारा कि जो व्यवसाय है इसके लिए कोई व्यवसाय होना चाहिए। व्यवसाय कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, लाभ के उद्देश्य से होना चाहिए। थर्ड क्या था? हम लाभों को आपस में बंटवारा करते हैं। फोर्थ क्या था हमारा कि हमारे जो साझेदार हैं वो क्या करते हैं, उनका जो बिज़नेस का संचालन है वो सभी के द्वारा या सभी की तरफ से कुछ एक के द्वारा होता है। इसकी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती, कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। यहाँ पे स्वामी और एजेंट का यहाँ पे हमारा संबंध होता है। क्लियर है? तो ये 7 हमारे एलिमेंट्स थे। ये आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।